नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट। G7 शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ये जो किराए के टट्टू हैं इन्हें गंभीरता से न ले। सीधे सीधे उन्होंने खालिस्तान समर्थकों को किराए के टट्टू उन्होंने कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले खालिस्तान समर्थकों ने नापाक हरकत दिखाते हुए प्रदर्शन भी किया, जिसने राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। खालिस्तान समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर रैलियां निकाली। यह विरोध सिर्फ मोदी के प्रति ही नहीं बल्कि भारत की एकता और संप्रभुता की चुनौती देने वाली ताकतों की भी आवाज माना जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यह प्रदर्शन कनाडा में राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है, लेकिन इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये किराए के टट्टू हैं। हरदीप सिंह पुरी ये केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने सीधे सीधे प्रदर्शन को लेकर वहाँ खालिस्तान समर्थक जो कनाडा में प्रदर्शन कर रहे थे उसी प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि ये किराए के टट्टू है, इन्हें गंभीरता से मत लीजिए। अरे छोड़िए उसको छोड़िए ना। अब वो एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है बगल वाले देश से, वो उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने उन्हीं पे जाके उनके खिलाफ कर दी। देखिए ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली। अरे छोड़िए उसको छोड़िए ना। अब वो एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है बगल वाले देश से, वो उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने उन्हीं पे जाके उनके खिलाफ कर दी। देखिए ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस में जोरदार स्वागत भी किया गया और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने निकोसिया के ऐतिहासिक केंद्र का दौरा किया। तस्वीर देखिए आप सीधे, ये साइप्रस की तस्वीर है जहां उनके साथ राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेस भी है मौजूद और ऐतिहासिक वहाँ के जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण केंद्र जो होते हैं वहाँ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कई चीज़ें उन्होंने जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कई बातें वहाँ उनके ऐतिहासिक केंद्र जो है वहाँ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आज की जो अधिसूचना जनगणना को लेकर आई है इसमें नई बात क्या है। उन्होंने कहा कि इसमें यही कहा गया है कि न जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अक्टूबर 2006 को भारत के अन्य राज्यों में मार्च 2027 को जनगणना होगी। यह तो 30 अप्रैल को ही घोषणा की गई थी। यह बहुत प्रचारित अधिसूचना है। अंत में क्या निकला, उन्होंने कहा कि अंत में क्या निकला, यही जो 30 अप्रैल को आपने घोषणा की थी वही दोहराया गया। केंद्र को पर आरोप लगाते उन्होंने कहा, और इसमें सिर्फ जनगणना की बात है, जातीय जनगणना की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्यों इसमें जाति को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया, इसमें जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कितने सवाल होंगे, क्या सिर्फ गिनती होगी या सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी सवाल होंगे, कई बातें उठ रही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा इसके बारे में कुछ नहीं है। हेडलाइन बनाने के लिए उन्होंने यह अधिसूचना निकाली है। बहुत से सवाल है, उन्होंने कहा कि बहुत से सवाल है और हम यह दबाव कायम रखेंगे कि तेलंगाना मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। पहले तो मैं कहूंगा कि वीपी सिंह की जब बात उठती है मंडल कमीशन के बारे में, बीजेपी वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी। जब वीपी सिंह जी ने अगस्त 1999 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक घोषणा की, तब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और मंडल से मुकाबला करने के लिए कमंडल अभियान शुरू किया। तो बीजेपी के इतिहास में अगर मैं जाऊंगा किस तरीके से 1949 से लेकर भारत के संविधान का विरोध किया जा रहा है आरएसएस की ओर से, आरएसएस के नेताओं की ओर से, तो इतिहास पर अलग बहस करेंगे। पर आज की जो अधिसूचना है इसमें नई बात क्या है? इसमें यही कहा गया है ना कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में अक्टूबर 2026 को और भारत के अन्य राज्यों में मार्च 2027 को ये जनगणना होगा। ये तो 30 अप्रैल को ही घोषणा की गई थी। तो ये बहुत प्रचारित अधिसूचना था। अरे फोटो आए, गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं, गृह मंत्री ये कर रहे हैं, गृह मंत्री वो कर रहे हैं।
अंत में क्या निकला? यही जो 30 अप्रैल 2025 को आपने घोषणा की थी, वही तो आपने दोहराया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसमें सिर्फ जनगणना की बात है, जाति जनगणना नहीं है। तो क्या हमारे जो पलटी मास्टर हैं, हमारे पीएम हैं, क्या एक और बार अपना उन्होंने मन बदल लिया है? क्यों इस अधिसूचना में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया? हालांकि 30 अप्रैल को घोषणा की गई थी। मैं बताता हूं, देखिए 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री कहते हैं जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल के सोच हैं। कांग्रेस नेताओं को अर्बन नक्सल उन्होंने कहा। तब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर 2021 को एक एफिडेविट दाखिल किया जाता है मोदी सरकार की ओर से और कहा जाता है कि कास्ट सेंसस हम नहीं करवाएंगे, ये हमारी नीति के खिलाफ है। तब लोकसभा में एक सवाल पूछा जाता है। ये सवाल पूछती हैं रक्षा निखिल कांडसे, जो अभी मंत्रिमंडल की एक सदस्य हैं, महाराष्ट्र के सांसद हैं, और वो सवाल पूछती हैं लोकसभा में। और लोकसभा सवाल के जवाब में उत्तर आता है मोदी सरकार के मंत्री से कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे, हम इसके पक्ष में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि 30 अप्रैल 2025 को अचानक जो पलटी मारते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना मन बदल दिया और कहा कि कास्ट सेंसस होगा। यानी कि कांग्रेस का दबाव जो था, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी का जो दबाव था कि जाति जनगणना कराना जरूरी है, उस दबाव में आकर उन्होंने वो घोषणा की। तो रहा कर्नाटक की बात होती है। देखिए हमारा संविधान है, हमारे संविधान की 7वीं सूची में जिम्मेदारी दी गई है, जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को, केंद्र की सूची में आता है। क्योंकि केंद्र सरकार करती नहीं थी, वो इनकार कर रही थी कि जनगणना कराएंगे। तेलंगाना में हमने सर्वे कराया, कर्नाटक में हमें सर्वे कराया। हालांकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और 7वीं सूची के अनुसार केंद्र की सूची में आता है, केंद्र की लिस्ट में आता है। तो हमारा सवाल यही है कि जो तेलंगाना मॉडल है, तेलंगाना में न केवल जाति गिनती हो रही है, पर जाति की जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उस पर भी जानकारी हासिल की जा रही है। हम मानते हैं, हमारी मांग ये रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहिए। उस पर यह बात कुछ नहीं की गई है अधिसूचना में। टोटल खर्च इस जनगणना में 10,000 करोड़ रुपया होगा। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये इसी सरकार के आंकड़े हैं। पर इस साल आवंटन सेंसस ऑफिस को, सेंसस कार्यालय के लिए मुश्किल से 575 करोड़ रुपया। तो आवंटन कहां से आएगा, उसकी कोई घोषणा नहीं की गई। जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या सवाल उठाए जाएंगे, कितने सवाल होंगे, क्या सिर्फ गिनती होगी, क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी जानकारी हासिल की जाएगी, ये सब सवाल उठते हैं। तो ये इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, ये एक हेडलाइन है। बस हेडलाइन बनाने के लिए इन्होंने ये अधिसूचना निकाला है। अभी बहुत से सवाल हैं और हमारे ओर से हम ये दबाव बरकरार रखेंगे कि तेलंगाना मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज अमर शहीद बुधू नौनिया के जन्म शताब्दी का दिन है और उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। देश की आज़ादी के लिए नौनिया समाज के सपूत ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का धन्यवाद करता हूं कि आज ही के दिन जनगणना की तारीखें घोषित कर दी हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मन में अफसोस है कि लालू प्रसाद यादव को क्या हो गया है। पिछड़ों की बात सिर्फ पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया है, ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं लालू प्रसाद यादव। ये लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के असली इरादे उजागर करता है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग है। आज अमर शहीद बुद्धू नौनिया जी
उनका जन्म शताब्दी का ये दिन है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और दिलीप जी आपको, रेणु जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देश की आजादी के लिए नौनिया समाज के सपूत ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था और नमक बनाकर गांधी जी के आह्वान को स्वीकार किया था, नमक बनाकर बांटा था। वो धोखे से गिरफ्तार किए गए और नमक बनाने वाले जलते कढ़ाव में उनको डाल दिया गया। लेकिन उस कढ़ाव से भी आह नहीं आई। बुद्धू नौनिया जी की भारत माता की जय और वंदे मातरम निकला। ऐसे अमर शहीद के चरणों में प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की सरकार को। हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय ने ये कहा है कि उनकी प्रतिमा पटना की इस पवित्र धरा पर लगाई जाएगी, जो उनके बलिदान की जो कहानी है वो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी। उनको प्रणाम, मैं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद मोदी जी को, अमित भाई को। आज इसी दिन जातिगत जनगणना की तारीखें घोषित कर दी गई है। जनगणना होगी लेकिन जातिगत जनगणना। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक तरफ मेरे मन में अफसोस है, लालू यादव जी आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान करते हो। मन विक्षुब्ध है और तकलीफ से भी भरा है। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया है, ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार का भी माफ करेगा, ना देश का भी माफ करेगा। कोलकाता में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी केवल 33% मुसलमानों के लिए काम करती है। 2026 में मोदी सरकार जरूर आएगी, लेकिन भगवान न करे अगर वह नहीं आती है तो यहाँ एक मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। बंगाल के हिंदू लोग जितनी जल्दी यह बात समझ लें उतना अच्छा है। मुर्शिदाबाद में इतना कुछ हुआ, हमारे हिंदू भाई बहन शरणार्थी बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री के पास वहाँ जाने का समय नहीं था। वह 1 महीने बाद गई, बड़ा बाजार में आग लग गई, हिंदू लोग मर गए। मुख्यमंत्री 3-4 दिन बाद गई। लेकिन आज की बात करें तो उन्होंने कहा कि खिदिरपुर में आग लगी। खिदिरपुर अल्पसंख्यक क्षेत्र है। आज कुछ ही घंटों के भीतर ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। अल्पसंख्यक ममता बनर्जी का हम लोग बार बार जो बात बोलते हैं कि ये ममता बनर्जी का सरकार और ममता बनर्जी सिर्फ 33% मुसलमान के लिए काम करते हैं। ये सरकार सिर्फ मुसलमान के लिए है। 2026 में मोदी सरकार तो आएंगे ही, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड मोदी सरकार नहीं आए तो यहाँ पर मुसलमान कोई चीफ मिनिस्टर होगा। ये बंगाल के हिंदू लोग को जितना जल्दी समझ में आ जाए ये बेटर है, क्योंकि आज जो इस मुस्लिम अपीसमेंट हम लोग देख रहे हैं, आज देखिए महेशतला में मुख्यमंत्री का जाने का टाइम नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद में इतना रेफ्यूजी हो गए हमारे हिंदू भाई बहन, उद्वास्तु हो गए, 2 भाई को खून कर दिया गया। मुख्यमंत्री का जाने का टाइम 1 महीना बाद वो गए। बड़ा बाजार में आग लगा, हिंदू लोग मारे गए। एक बार भी गए नहीं, 3-4 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री गए। लेकिन आज खिदिरपुर में जब आग लग गया, खिदिरपुर एक माइनॉरिटी इलाका है, आज कुछ ही घंटों में ममता बनर्जी उधर पहुंच गए और पहुंच के वो जो बोल रहे, हम ताज्जुब हो गए। वो बोल रहे कि जब आप लोग बैठेंगे, माने
आप जब रास्ते में आपका प्रोडक्ट लेकर बैठेंगे, माने हॉकर, थोड़ा देख के बैठिए, हाँ, ताकि थोड़ा आग वाग ना जले। यही बात आप गड़ियाहाट जाके बोल पाएंगे क्या? यही बात आप धर्मोतला जाके बोलेंगे? यही बात आप बड़ा बाजार जाके बोलेंगे? हिंदू इलाका में थोड़ा सा देख कर बैठिए, हम लोग बना देंगे सरकार के तरफ से। ये जो नौटंकी और ये जो निर्लज्ज के तरह जो मुस्लिम अपीजमेंट, माने बैठो, अब सरकारी जमीन पर बैठो, दुकान लेकर बैठो, थोड़ा सोच समझ के बैठो ताकि आग ना लगे। तो ये बर्दाश्त नहीं होता है, और जितना जल्दी बंगाल के हिंदुओं को ये समझ में आए और राष्ट्रवादी मुसलमान को समझ में आए, उतना ही बेटर है बंगाल के लिए। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मामले पर विपक्षी पार्टियां लालू प्रसाद यादव सहित पूरे इंडिया गठबंधन पर हमलावर हैं। वहीं मामले को लेकर एसटी-एससी आयोग ने संज्ञान भी लिया है और लालू प्रसाद यादव को नोटिस भी भेजा है। उसके बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने लालू प्रसाद यादव के पक्ष में बचाव करते हुए विपक्ष पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन के लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बढ़ती लोकप्रियता को देखकर घबराए हुए हैं। एनडीए गठबंधन के सभी दलों में बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा और इसी के कारण एनडीए गठबंधन के लोग छोटे छोटे मुद्दे को लेकर मामला खड़ा करते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव ही असली अम्बेडकरवादी, लोहियावादी और समाजवादी नेता है। गठबंधन के लोकप्रियता से बीजेपी के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और जो एनडीए के लोग हैं तेजस्वी यादव के लोकप्रियता से घबराई हुई है, क्योंकि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन का सरकार बनने जा रही है। और दलित समाज में जो तेजस्वी यादव जी का जो इसलिए लोकप्रियता बरकरार रहा है कि गांव-गांव में गरीबों में ये जो आप घूमिएगा तो दलित समाज के और पिछड़े लोगों का कहना है कि असली अम्बेडकरवादी, असली लोहियावादी, असली समाजवादी नेता और जो गरीबों का आवाज़ दिया है वो माननीय लालू यादव है। इसलिए गरीबों में जो लालू जी का लोकप्रियता है पहले से, और इस बार चुनाव में आदरणीय लालू जी के चारों तरफ गरीब लोग कहा कि नहीं, यही हमारे लालू यादव हैं जो खटिया पर बैठने का हक दिलाए, यही हमारे लालू यादव हैं जो हमको बराबरी का हिस्सा दिलाए, यही आदरणीय लालू यादव है जो ब्लॉक में और थाने में बैठने का और पदाधिकारियों से बात करने का हक दिलाए। इसलिए ये लोग नुक्ताचीनी खोज रहा है। वो फोटो जो है सो जो कोई बंधु आया होगा, मिला होगा और अचानक वहाँ कोई ऐसा हुआ, लालू यादव उनसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी कौन है आदरणीय लालू यादव जी से। और हम तो एक बात कहना चाहेंगे SC/ST के लोग कि आप डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो आप लोग उनको बांध के रखना चाहते हैं SC/ST में, अम्बेडकर जी तो कोई जात के और SC/ST के नेता नहीं थे, वो संविधान निर्माता थे और पूरे देश के हर समाज के हर वर्ग के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, दलित हो, किसी वर्ग के सबके वो नेता आदरणीय हमारे अम्बेडकर जी हैं। ये कोई सब SC/ST में बांध के उनको मत रखिए। अम्बेडकर जी के पूजनीय हैं, श्रद्धा सभी समाज के लोग उनके प्रति श्रद्धा करता है। इसलिए अम्बेडकर जी अगर असली अम्बेडकरवादी कोई है तो आदरणीय लालू यादव जी हैं। ये लोग अब थेथराई कर रहा है, इसलिए थेथराई कर रहा है कि बिहार में लगातार जो ग्राफ तेजस्वी जी का बढ़ा है और आदरणीय आपके लालू यादव जी के प्रति जो लोगों का पूर्ण से श्रद्धा है, सब गरीब जग गया है, सब पिछड़ा जग गया, सब दलित जग गया है और हर वर्ग हर तबके के लोगों में लगा कि कोई अगर विकास पुरुष है, कोई नौकरी मैन है, कोई अगर बिहार का नौकरी देगा, शिक्षा में कोई अगर अच्छा कल्याण करेगा, कोई स्वास्थ्य में कल्याण करेगा, तो एकमात्र नेता है तेजस्वी यादव। इसकी घबराहट लोगों में लग गई है, इसलिए ये नड़गल जो है ना विधवा प्रलाप लोग का। मोतिहारी पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शहर के एक आवासीय होटल दर्शन में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुल 17 लोगों को शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया है और ये सभी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, जिन पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई संगीन मामले दर्ज हैं और ये सभी जिले के कुख्यात सरगना सुमन सौरभ के शागिर्द हैं, जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इस होटल में जमा हुए थे। वे किसी आपराधिक योजना की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं पुलिस ने इस होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस होटल मालिक की तलाश कर रही है। पुलिस होटल से शराब की कई बोतलें बरामद भी की है। छतौनी थाना अंतर्गत एक होटल में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं
वो शराब पार्टी कर रहे हैं। और इस सूचना के सत्यापन के क्रम में थाना अध्यक्ष छतौनी के द्वारा कार्रवाई की गई और कुल 17 लोगों को होटल से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई शराब की बोतल्स बरामद हुई है और इन सभी गिरफ्तार व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया सत्यापन के क्रम में पता चला है कि इसमें से कई जो युवक हैं वो आपराधिक कृत्य के हैं। इसमें से कुछ युवक जो है वो अलग अलग थाना क्षेत्र जैसे घोड़ासान थाना क्षेत्र के भी हैं और कुछ का युवकों का शराब माफिया से शराब के कारोबार करने की भी जानकारी मिली है। और इसमें जो होटल का जो मालिक है और जो मैनेजर है, इसमें से मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और होटल मालिक की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। होटल मालिक की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम की घोषणा भी पुलिस के द्वारा की गई है। होटल मालिक के संपत्ति की जांच के भी आदेश जो है वो पुलिस को दिए गए हैं। धन्यवाद। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं और राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं का लगातार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण भी हो रहा है। इसी दौरान मोतिहारी पहुंचे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मैनिफेस्टो कमेटी इंडिया गठबंधन के प्रोफेसर अनवर पाशा का स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केंद्र के मोदी सरकार और बिहार के डबल इंजन सरकार की जमकर हमला बोला है। किस चीज़ का? मेरा उद्देश्य यह है कि अभी जो देश के हालात हैं उसके संदर्भ में और बिहार का जो इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, उसके संदर्भ में एक जागरूकता पैदा करना जनता के बीच। जो समस्याएं हमारे दरमियान हैं इस वक्त, उनके हवाले से जनता को जागरूक करना और उस जागरूकता में जो बिहार के इलेक्शन का महत्व है, विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश की सियासत को ये इलेक्शन मुतासिर करेगा, पूरे देश के राजनीति को मुतासिर करेगा। क्योंकि जो केंद्र सरकार का रवैया इस समय जिस तरह का है, 240 आने के बावजूद जिस तरह से आरएसएस और हमारे मोदी जी सक्रिय हैं समाजी ताना बाना को तोड़ने में और जिस तरह से समस्याओं को समाधान करने में नाकाम रही है हमारी सरकार, इस वक्त बिहार की स्थिति क्या है? बिहार इस वक्त अगर बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो क्राइम में नंबर 1 पे है, अपराध में सबसे ज़्यादा पूरे देश में अपराध की जो संख्या है वो सरकार के डेटा है। सरकार के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो केंद्र सरकार डेटा इशू करती है स्टेट वाइज, उसमें बिहार नंबर 1 पे है अपराध के मामले में, मर्डर के मामले में, यानी हत्या के मामले में, हत्या के वारदात। पटना जैसे शहर में जो राजधानी है वहाँ पर आए दिन हत्याएँ हो रही हैं। फायरिंग, जो पुलिस ऑफिसर हैं बड़े, उनकी मौजूदगी में फायरिंग हो रही है सड़कों पर दिन दहाड़े। ये स्थिति बिहार की होकर रह गई। लूट मार की वारदात, डकैती के वारदात, आपने तनिष्क का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे दूसरे वारदात ऐसे हैं जो रोज़ाना हो रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ जो दुष्व्यवहार है, दुष्कर्म है, वो भी चरम पर है। उस पर बिहार मर्डर और महिलाओं की जो उनके साथ जो उत्पीड़न है, महिलाओं का दुष्कर्म है, उसमें बिहार नंबर 1 पे है। पलायन नंबर 1 पे है। बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है देश के हर राज्य से कम है। गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार में है। पलायन क्यों करते हैं लोग? रोज़गार नहीं मिलने की वजह से, गुर्बत की वजह से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। ये तमाम जो समस्याएं हैं स्कूलों में, सरकार का जो डेटा है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट्स, जिसको ड्रॉप आउट्स कहते हैं, स्कूलों में बच्चों के छोड़ने की, बच्चे स्कूल छोड़ करके शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अपने आप में बहुत चरमराई हुई है। सरकारी स्कूलों में जाकर के देखिए, लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर लोग, वो पब्लिक स्कूलों की ओर जा रहे हैं, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेज रहे हैं, महंगे स्कूलों में भेज रहे हैं। आम जनता क्या है? आम जनता के पास पैसे नहीं है। जो गरीब जनता वो कहाँ भेजेगी? सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों का हाल क्या है? बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बहुत सी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं। अभी आपने देखा मुजफ्फरपुर में एक जो नाबालिग दलित लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ, वहाँ वो दुष्कर्म हुआ, किस तरह से उसको मारा गया, एम्बुलेंस में पड़ा रखा, उसको एडमिट नहीं किया। जब हमारे राजद के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच करके जब उन्होंने हंगामा किया तो बड़ी मुश्किल से उसको 6 घंटे के बाद उसको एडमिट किया गया और उसके बाद इलाज जब शुरू किया गया तो उसी दरमियान उसकी मौत हो गई। ये दशा है, ये स्थिति है, क्योंकि गरीब लड़की थी, वो दलित लड़की थी, कमज़ोर तबके से आने वाली लड़की थी। पैसे वाली लड़की अगर होती, पैसे वाले तबके से अगर उसका ताल्लुक होता तो उसको ले जाया गया होता एम्स दिल्ली, उसको बाहर भेजा गया होता। निर्भया को इलाज के लिए फॉरेन कंट्री भेजा गया था, अमेरिका भेजा गया था निर्भया को। इसको क्यों नहीं भेजा गया? किसकी? सरकार की नहीं नाकामी तो किसकी नाकामी है? पूरा तंत्र जो है
वो सरकार का नाकाम हो चुका है। क्राइम को रोकने में, अपराध को रोकने में, मर्डर को रोकने में, डकैती को रोकने में, चोरी को रोकने में, पलायन को रोकने में, बेरोजगारी को बढ़ाने में सरकार जो है वो बिल्कुल एक तरह से नाकाम हो चुकी है, नाकारा हो चुकी है। और ये सरकार अब सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, ये सरकार पूरी तरह से एक तरह से वो उसके हाथ में, क्रिमिनल्स के हाथ में ये सरकार एक तरह से फंसी हुई है। क्रिमिनल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। जो क्रिमिनल्स हैं वो पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। वीडियोस आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में वो तस्वीरें आई जहां पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या की गई, एएसआई की हत्या हो रही है। ये तमाम जो वारदात हैं किस बात की तरफ इशारा करते हैं? यानी यहाँ का पूरा जो सिस्टम है सरकार का वो खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, कोई सरकार नहीं है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।